तो आज हम लोग बेटा न्यूमेरिकल्स भी करेंगे एसी के और स्ट्रैटेजी सीखेंगे कि कैसे किसी चैप्टर को बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ 2000 के पेपर से। जब आप न्यूमेरिकल्स रेडी करने बैठें, चैप्टर रिवाइज करने बैठें, नोट्स बनाने के लिए बैठें, तो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद आप अपनी एक्सरसाइज खोलें न्यूटन फिज़िक्स की। उसमें ईयर्स और ईयर वाइज क्वेश्चंस जो दिए हैं उसको सैग्रीगेट करें। जैसे मैंने 2000 का क्वेश्चन लिया तो ईयर 2000 में ISC 2000 में एक न्यूमेरिकल पूछा गया था जो हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि न्यूमेरिकल पूछा गया था ISC 2000 में। मुझको ये आइडिया है पिछले क्लास से कि वो न्यूमेरिकल कौन सा था। अब आगे बढ़े। 2001 ISC 2001 में फिर से एक न्यूमेरिकल पूछा गया। क्या न्यूमेरिकल था देखो। क्वेश्चन था कि देयर इज अ लैम्प, उसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। अ लैम्प ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, ठीक। एंड इट इज कनेक्टेड टू अ choke coil. It is connected to a choke coil. Connected to a choke coil. चोक कॉइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं तुम्हें बता दूं कि चोक कॉइल और कुछ भी नहीं है बल्कि एक इंडक्टर है लो रेजिस्टेंस का, ठीक। उसका काम है एसी में ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल करना, जैसे डीसी में रेजिस्टेंस डायरेक्ट करंट को कंट्रोल करता है। फ़र्क क्या होता है? डायरेक्ट करंट को जब रेजिस्टेंस कंट्रोल करता है तो हीट के फॉर्म में एनर्जी वेस्ट होती है I²RT से, लेकिन चोक कॉइल ऑल्टरनेटिंग करंट को कंट्रोल तो करता है, पर हमें पता है कि चोक कॉइल में एनर्जी कंजम्पशन नहीं होता और ये लो रेजिस्टेंस कॉइल होता है, तो हीट के फॉर्म में भी एनर्जी वेस्ट नहीं होती है। ये भी ऑल्टरनेटिंग करंट का एक USP था, जिसकी वजह से ऑल्टरनेटिंग करंट ने डायरेक्ट करंट सिस्टम को रिप्लेस कर लिया। तो एक चोक कॉइल से एक लैंप जिसका रेजिस्टेंस 8 ओम है कनेक्टेड है और इस पर 110 वोल्ट AC अप्लाई किया गया। दिस लैंप इज applied by 110 volt AC EMF, ठीक। जो करंट इसमें फ्लो कर रही थी वो थी 11 एम्पियर। तो यहाँ पर मैं तुम्हें बता दूं कि जब कभी भी AC के क्वेश्चन में रहेगा करंट फ्लोइंग इज दिस मच, तो आप मान के चलिए कि वो आपको RMS वैल्यू दे रहे हैं। अगर पीक वैल्यू होगी कभी भी तो वो मेंशन करेंगे कि पीक वैल्यू इतनी है। अगर सिर्फ करंट ऑफ AC सर्किट कह रहे हैं तो इसका मतलब RMS वैल्यू दे रहे हैं। और ये जो EMF अप्लाई हुआ है इसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड EMF, frequency of applied EMF is 60 Hz, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड इम्पीडेंस और दूसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और मैं ले लेती हूँ
रेड इंक और सॉल्यूशन। एक बात यहाँ बच्चों में बता दूँ कि एसी के क्वेश्चंस चाहे वो जेई में हो, मेंस में हो, जेई मेंस में या नीट में, क्वेश्चन आसान होते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा होता है, तो आप इसे अटेम्प्ट करना प्रेफर करिए। जैसे इम्पीडेंस है, तो अब इम्पीडेंस के हमें दो फॉर्मूले पता है। एक रिएक्टेंस फैक्टर जो भी हो, जैसे यहाँ पे इंडक्टर है तो XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और दूसरा VRMS अपॉन IRMS, और तीसरा पीक वैल्यू अपॉन ऑफ वोल्टेज अपॉन पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूज़ हमको यहाँ पर दिख रही हैं। ये देखो IRMS दिया हुआ है और VRMS ये रहा। 110 वोल्ट का मतलब VRMS। तो बस कुछ नहीं करना है, Z इज इक्वल टू VRMS दैट इज 110 वोल्ट अपॉन IRMS दैट इज 11 एम्पियर, और हमारा आंसर आ गया 10 ओम। कितना सिंपल था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे पहुंचते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। यहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ेगी बेटा Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक, स्क्वायर कर दो तो Z स्क्वायर इज इक्वल टू XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो XL स्क्वायर इज Z स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। Z स्क्वायर कितना आया हमारा 10 ओम, R कितना गिवन है 8 ओम। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 100 माइनस 64 दैट इज 36। तो XL आ गया 6 ओम, लेकिन उन्होंने इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा है तो हमारा आंसर आ गया। अगर इंडक्टेंस L पूछा होता तो हम 6 को 2 पाई F से डिवाइड कर देते और हमको इंडक्टेंस पता चल जाता। तो सिंपल क्वेश्चन था, 2001 में ये न्यूमेरिकल पूछा गया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आ जाते हैं हम लोग ईयर 2002 पर। 2002 में जो क्वेश्चन था वो इस तरह से था, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। राइट एक्सप्रेशन फॉर पावर फैक्टर इन LR सर्किट वेयर रेजिस्टेंस ऑफ LR सर्किट इज R एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस इज XL। तो बेटा हमको याद रखना है कि हर हालत में जो पावर फैक्टर cos फाई है उसका फॉर्मूला हमेशा R अपॉन इम्पीडेंस होगा। अब अगर सिर्फ L और R है तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय द सर्किट विल बी नॉट इम्पीडेंस बट रिएक्टेंस, राइट। लेकिन अगर प्योर इंडक्टेंस है तो जो सर्किट में ऑब्स्ट्रक्शन होगा वो रिएक्टेंस होगा। लेकिन अगर प्योर इंडक्टेंस के साथ रेजिस्टेंस भी मिल गया तो जो सर्किट ऑफर कर रहा है उसे हम इम्पीडेंस कहेंगे, और उसमें दोनों फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, रिएक्टेंस भी और रेजिस्टेंस भी। तो इम्पीडेंस इस सर्किट का, LR सर्किट का कैसे लिखेंगे, XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन पूछा था और ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग बढ़ते हैं 2003 पर। 2003 में कई क्वेश्चंस पूछे गए। एक न्यूमेरिकल तो था जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेजिस्टेंस इज 40 ओम इन LCR सर्किट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट इज 50 ओम, जो VRMS है अप्लाइड वोल्टेज का वो है 200 वोल्ट्स, और क्वेश्चन है एवरेज पावर कंज्यूम्ड, एवरेज पावर कंज्यूम्ड।
इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लास में, तो हम सीधे इसका फॉर्मूला लिख देते हैं VRMS IRMS cos phi। ये है एवरेज पावर कंज्यूम्ड का फॉर्मूला। VRMS है 200 वोल्ट्स। बच्चों IRMS कैसे निकलेगा? VRMS को सर्किट के टोटल ऑब्स्ट्रक्शन यानी इम्पीडेंस से डिवाइड कर दो। और cos phi कैसे निकलेगा? हमेशा ध्यान रखो R/Z। और अब तुम्हारा सॉल्यूशन जो भी आंसर है वो रेडी है। 640 वाट आंसर आ जाएगा। ये पिछले क्लास में हमने किया हुआ है। तो एक तो ये न्यूमेरिकल पूछा गया था, इसके अलावा एक डेरिवेशन पूछा गया था। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन था, derive expression of current and capacitive reactance for pure capacitive AC circuit across which V is equal to V naught sin omega t is applied and also draw phasor diagram। तो ये तो हम लोग AC के क्लास में कर चुके हैं, सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन इस तरीके से ईयर वाइज जब हम एनालाइज करते हुए चल रहे हैं क्वेश्चंस, तो हमारे नोट्स में ही हमको पूरे चैप्टर का पैटर्न पता चल रहा है कि इससे एक्चुअली कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और जब हम चैप्टर रिवाइज करें तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके की एनालिसिस जो मैं आपको सिखा रही हूँ, ये आपको हर चैप्टर के लिए करनी है। अब 2003 में अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो भी हम लोग कर चुके हैं बेटा। अगला क्वेश्चन था 2003 में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज LCR सर्किट एट रेजोनेंस। और ये पूरा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और हम लोग सारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर चुके हैं। उसमें से जो फर्स्ट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप हमेशा प्रेफर करेंगे। उसके बाद 2003 में जो सवाल था वो ऐसा था, और यहाँ पे ये और मेंशन कर दूँ कि ये सिर्फ 3 में नहीं आया था, ये 2007 में रिपीट हुआ था। तो तुम्हें समझ में आ सकता है कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है 2021 के लिए भी। 2003 में अगला भी एक न्यूमेरिकल था। क्या था देखो, क्वेश्चन था एक RL सर्किट गिवन है जिसमें रेजिस्टेंस है 30 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 40 ओम और वोल्टेज है VRMS। ध्यान रखना, वोल्टेज अगर कहेंगे तो VRMS, अगर EMF ऑफ द सर्किट कहेंगे तो आपको वो RMS आप वैल्यू दे रहे हैं EMF ऑफ द सर्किट। लेकिन अगर पीक वैल्यू होगी तो मेंशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन किया है कि पीक वैल्यू ऑफ EMF दैट इज V0 इज 220 वोल्ट्स। ठीक, और क्वेश्चन क्या है, फाइंड इम्पीडेंस देन फेज डिफरेंस एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इम्पीडेंस से। रीडिंग कर लेती हूँ मैं जिससे कि सॉल्यूशन हमको अलग से दिखे। तो इम्पीडेंस का फॉर्मूला बेटा क्या है, हम लोगों ने 2 फॉर्मूले इम्पीडेंस के पढ़े हैं। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है, तो हमारे इम्पीडेंस में यही दोनों टर्म्स होंगे। एक तो ये पढ़ा है और क्या पढ़ा है हमने, VRMS अपॉन IRMS। अब हम देखें कि हमारा कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। हमें IRMS और VRMS नहीं गिवन है, V0 गिवन है पर I0 नहीं गिवन है, तो हमारे लिए ये वाला फॉर्मूला फिजिबल है Z कैलकुलेट करने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन।
हमारा z हो जाएगा अंडर रूट XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें ईजिली पता चल जाएगा कि दिस इज 50 ओम। दूसरे सवाल पर आ जाओ, बहुत आसान है। फेज डिफरेंस, कॉस फाई या टेन फाई हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम कॉस फाई कैलकुलेट करें तो हमें R अपॉन Z लिखना है। R कितना गिवन है देखो 30 ओम, और Z कितना है, Z है 50 ओम। तो हमारा कॉस फाई हो गया 3/5। अब जो बहुत फेमस एंगल है हमारा 3, 4, 5 के कॉम्बिनेशन वाला, जिसमें एक साइड 3, एक साइड 4, 90 डिग्री ट्रायंगल और हाइपोटेनस 5। 3 के सामने वाली जो आर्म है, जो एंगल है सॉरी, वो 37 होगा। 4 के सामने वाला एंगल 53 होगा। यहाँ पर cos फाई 3/5 है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका मतलब अगर ये बेस है तो जो एंगल हमारा है कंसर्न वो 53 है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cos 53। तो फेज डिफरेंस जो आ गया वो आ गया 53 डिग्री। ठीक, और नेक्स्ट है, अब कुछ खास नहीं बचा बेटा, आई नॉट। आई नॉट कैसे निकालेंगे, वी नॉट अपॉन जेड, सिंपल। वी नॉट कितना है 220 वोल्ट और जेड कितना आया है 50। तो हमारा आंसर आ गया 4.4 एम्पियर। इजी क्वेश्चन था। तो 2003 में तुमने देखा कि 3 क्वेश्चंस पूछे गए और नेचर ऑफ क्वेश्चंस क्या था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2004 पे। तो ये तो डेरिवेशन था, देखो, फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ करंट I एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस XL if V is equal to V naught sin omega t is applied across inductor and also draw phasor diagram। ये क्वेश्चन 2004 में आया और उसके बाद 2007 में रिपीट हुआ। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है 2021 के लिए भी। ये हम लोग पिछले क्लास में कर चुके हैं, इसलिए अब हम लोग उस न्यूमेरिकल पर चलते हैं जो न्यूमेरिकल 2004 में पूछा गया था। सीरीज LCR सर्किट, उसको कनेक्ट किया एक AC सोर्स से जिसका EMF 200 वोल्ट है, और करंट सर्किट में वोल्टेज से फेज में है, यानी फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज 0। करंट इन द सर्किट इज 2.5 एम्पियर और तुमको बताना है रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। बढ़िया सवाल था। क्यों? एक तो ये कि जो EMF दिया है और जो सर्किट में करंट दी है वो कौन सी करंट होगी और कौन सा EMF होगा, VRMS और IRMS। तो VRMS है 200 वोल्ट और IRMS है 2.5 एम्पियर। ठीक, अब वोल्टेज और करंट फेज में है, उनके बीच फेज डिफरेंस 0 है। तो ये जो पॉइंट है ये क्या बता रहा है कि सर्किट इज इन रेजोनेंस विद द EMF। सर्किट इज इन रेजोनेंस विद द अप्लाइड EMF। ठीक, और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि impedance is equal to, this implies that impedance is equal to resistance itself। क्योंकि impedance मिनिमम होगा रेजोनेंस में, तो आपको असल में जो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है, impedance। और impedance कैसे मिलेगा, VRMS अपॉन IRMS। तो अगर किसी को याद है रेजोनेंस पर सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उसे पता है कि उसे असल में VRMS को IRMS से सिंपली डिवाइड कर देना है और उसका आंसर सामने है, दैट इज 80 ओम। तो 2004 में 2 क्वेश्चन पूछे गए और तुमने देखा कि जो पिछले 2000 से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं
उनके नेचर और उनका पैटर्न क्या है। ये तरीका है किसी चैप्टर को पढ़ने के बाद उसे प्रिपेयर करने का, उसके न्यूमेरिकल्स करने का। इस तरीके से बोर्ड के ईयर्स के हिसाब से आप सॉल्व करते जाओ, सेग्रीगेट करते जाओ, क्लासीफाई करो, सॉर्ट करो, तो तुम्हारे सामने एक्चुअली उस चैप्टर से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का पैटर्न उभर कर आएगा और वो तुम्हें हेल्प करेगा इस साल तुम्हें किस तरह का सवाल मिल सकता है देखने को, वो गेस करने में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2005 से यही एनालिसिस आगे कंटिन्यू करेंगे।